हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे MBA 2026-2027 के जो काउंसलिंग है उस पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो MBA 2026-27 बैच के जो काउंसलिंग डेट था वो रिलीज़ हो चुका। जिनका अभी लिस्ट में नाम आया है वो काउंसलिंग के लिए आएंगे और काउंसलिंग करवाएंगे और एडमिशन अपना लेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो आपको काउंसलिंग के लिए कब बुलाया गया? आपको काउंसलिंग के लिए 29 मई को बुलाया गया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिस्ट 19 मई को ही आया था, पर मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जो आपका नोटिफिकेशन था 19 को आया था, मैं अभी 23 को आपको बना कर दे रहा हूँ। तो आपको 29 मई को आना है यहाँ पे और काउंसलिंग करवाना है। 29 मई से आने से पहले ध्यान रखिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और कितने पैसे आपको लगेंगे और कहाँ आना, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपसे कुछ स्टेप मिस ना हो जाए, ताकि आपका एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आपको 29 मई को आना है और उसी दिन आपके सब कुछ हो जाएंगे। उसी दिन आपको काउंसलिंग भी हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपको हॉस्टल भी मिल जाएंगे और आपको एडमिशन भी दे दी जाएगी उसी दिन, सेम डे। अदर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपको थोड़ा हॉस्टल्स के लिए टाइम लगता है या ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन में थोड़ा डिले होता है, पर यहाँ एक ही दिन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना, 29 मई को आपको यहाँ पहुँचना है। जिनका घर दूर है, नॉर्थ इंडिया से हैं या ईस्ट इंडिया से आते हैं या नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो ध्यान रखिए आपको 1-2 दिन पहले ही चलना पड़ेगा ताकि आप सही टाइम पे पहुंच जाएं। हर हालत में आपको 29 मई को यानी 29 मई को आपको यहाँ पहुंच जाना है। 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम यानी 10 AM को आपको रिपोर्टिंग टाइम है। कहाँ आना आपको? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद साउथ कैंपस में इंटीग्रेटेड बिल्डिंग में आना। आप कैंपस पहुँच जाने के बाद आप लोकेशन सर्च करेंगे तो आप इंटीग्रेटेड बिल्डिंग में पहुँच जाएंगे। आप कोस्ट में देख रहे होंगे CIS लिखा, उसका मतलब सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग ही है। तो सीधी सी बात है, पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आना है और वहाँ सर्च करना CIS। जहाँ वहाँ पे आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि CIS बिल्डिंग कहाँ है। आपको लिस्ट में दिख रहा होगा लिखा कि आपको 10 बजे रिपोर्टिंग करना है 29 मई को CIS बिल्डिंग में। तो वो कैंपस में ही है, साउथ कैंपस में। आपको बस पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आना, वहाँ से आप आसानी से आ जाएंगे। बस फैसिलिटीज़ भी यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है और आप रैपिडो से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे 29 मई डेट याद कर लीजिए। 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। 10 बजे रिपोर्टिंग करने के बाद आपको 10 बजे से लेकर 10:15 तक आपका अटेंडेंस लगेगा। जो बच्चे आएंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि लिस्ट में सब लगभग बहुत ज़्यादा बच्चा का नाम दिया गया, तो क्या सबको एडमिशन मिलेगा? नहीं, सबको एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे नहीं भी आएंगे और जो बच्चे आएंगे और अटेंडेंस लगाएंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा। जितने सीट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा और उसके लिए आपको अटेंडेंस लगाना जरूरी है। मान लेते जो बच्चा का सबसे फर्स्ट में नाम आया लिस्ट में, अगर वो बच्चे अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, किसी कारण से नहीं आते, तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात। जितने सीट्स हैं उतनी एडमिशन दिए जाएंगे और उसके लिए आपको अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो 10 बजे से लेकर माना यानी कि 10 AM से लेकर 10:30 AM तक आपको अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस लगाने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस 10:35 AM से आपका चालू हो जाएगा। मतलब 10 बजे से लेकर 10 से 10:15 तक आपको अटेंडेंस लगाना है। उसके बाद 10 साढ़े 10 से बाद आपको अंदर जाना है। अटेंडेंस लगाने के बाद अंदर जाने के बाद आपको वेट करना। उसके बाद 10:45 से एडमिशन चालू हो जाएंगे, मतलब प्रोसेस चालू हो जाएंगे। प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होंगे, आपको लिस्ट बाई बुलाया जाएगा। जितने सीट्स होंगे वो नंबर बाई आपको बुलाए जाएंगे, आपको मिलाया जाएगा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको एडमिशन दी जाएगा। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है ये डेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो अगर आपके पास नहीं है तभी बनवा लीजिए। उस टाइम आप क्या 2 दिन टाइम में, 2 दिन में आप 3 दिन में बनवा सकते हैं तो बनवा लें, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं दी जाएगी। तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। 10th सर्टिफिकेट आपको लगेगा, 12th सर्टिफिकेट आपको लगेंगे और बैचलर्स डिग्री का जो मार्कशीट हो वो लगेगा। बैचलर डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। उसके बाद रिसेंट साइज जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो आपको लाना है। और आपने जो एग्ज़ाम दिया हो, जैसे कि MBA का जो एडमिशन हुआ था कैट पे हुआ था, मैट पे हुआ था, CMAT पे हुआ था। तो जो कैट 2025 जो आपने एग्ज़ाम कैट वाले 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं या मैट वाले जो 2025 में एग्ज़ाम दिए, जो CMAT वाले 2026 में एग्ज़ाम दिए, उसका स्कोर कार्ड आपको लाना है, ध्यान रखिएगा। कॉपी ऑफ UH एडमिशन्स एप्लीकेशन फॉर्म लाना, जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पोर्टल पे अप्लाई किया था एडमिशन्स के लिए, उसका कॉपी लाना है। और
अनेक्जर फॉर्म आपको दिख रहा होगा 1 to 5, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो आप भर लेंगे डाउनलोड करके, सिंपल सी बात। उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, मेडिकल फॉर्म वगैरह हैं, ये सब भरना, आप भर लीजिएगा। उसमें थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स के बताने का आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में टिक वगैरह लगाना है, यही सब सिंपल सी बात है। तो आप चाहे तो उसी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर लें, अनेक्जर 1 to अनेक्जर 5, सिंपल सी भरना, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई बच्चे SC ST PWD हैं या OBC हैं या EWS, उनके पास सर्टिफिकेट कंपलसरी। अगर आप OBC से आते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप जनरल में फाइट कर रहे हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, बट हाँ अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में तो आपको नहीं दिया जाएगा। विदाउट कैटेगरी में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना ही है। मतलब OBC स्टूडेंट है तो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आप EWS स्टूडेंट है तो आपको EWS सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए और ऑथोराइज जो ऑफिसर उनसे आपको सिग्नेचर होना चाहिए उस पर। तो कम से कम आपको SDO लेवल तक तो चाहिए ही चाहिए। बाकी कहीं कहीं तहसीलदार भी चलते हैं तो उनके भी सिग्नेचर चल जाएंगे। और हाँ, इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियन के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में बना कर लाते, क्योंकि एक जनरली फॉर्मेट वहाँ हिंदी मीडियम में ही चलता था। अभी कुछ दिन में इंग्लिश का ट्रेंड बढ़ा है तो वो भी इंग्लिश मीडियम में बना कर दे रहे। तो ध्यान रखिएगा, आप बनवाने टाइम इंग्लिश मीडियम का ही चाहिए, हिंदी फॉर्मेट में आपको नहीं चलेगा, इंग्लिश फॉर्मेट में आपको लाना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और ऑथोराइज ऑफिसर से सिग्नेचर होना चाहिए। ऑथोराइज का मतलब कम से कम आपको SDA तक चलेगा। अगर आप तहसीलदार हैं तो भी चलेगा, मतलब तहसीलदार ने सिग्नेचर कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन SDO तक वैलिड माना जाता, ध्यान रखिएगा। बाकी SDO से ऊपर आप DM बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, जनरली SDO तक वैलिड रहता है, उसके बाद तहसीलदार के भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी अगर आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2024 के पहले का नहीं चलेगा, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए OBC NCL सर्टिफिकेट। अब हम EWS पे बात करते हैं। सेम कंडीशन EWS पे भी लागू होता है। आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद चाहिए EWS। ध्यान रखिए, EWS हर साल नया बनता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, मतलब इकोनॉमिक्स पे वो डिपेंड करता। तो EWS वाले हर साल नया बनवाते हैं। तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद आपको लाना है। 1 अप्रैल 2025 को आपको वैलिड रहेगा EWS सर्टिफिकेट। उसके लिए आप सेम कंडीशन है, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑथोराइज ऑफिसर से सिग्नेचर होनी चाहिए। ये सब सिंपल फॉर्मेट आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिया। हाँ, ध्यान रहे कि कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी होगा तो चलेगा। जैसे मान लेते कोई बच्चे ग्रेजुएशन करके आए होंगे तो उनके पास बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स मार्कशीट नहीं होंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको टाइम देंगे। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा जनरली, अगर बैचलर सर्टिफिकेट और बैचलर्स मार्कशीट नहीं है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली बैचलर्स वाले के पास नहीं ही होंगे। तो टाइम देते हैं आपको टाइम देते हैं, 2 महीना 3 महीना आपको टाइम देंगे, आराम से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, तो बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स मार्कशीट, बैचलर सर्टिफिकेट और जो सीमैट कैट और जो भी आपने एग्ज़ाम दिया मैट 25, ये सब के आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए रिसेंट में। अनेक्जर 1 to 5 आप साइट से डाउनलोड करके भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। SC ST OBC EWS PWD आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी पे। फ़ी आपको कितना लगेगा? जो जनरल स्टूडेंट है, फ़ी में आपको एडमिशन्स फ़ी, 1 महीना का मेस फ़ी और फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी इंक्लूडेड रहेगा। उसी में आपको और भी कुछ फ़ी होते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, कुछ डिपॉजिट्स फ़ी वगैरह भी उसी में सब ऐड होते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना, मतलब एडमिशन टाइम आपको कितना देना है। जनरल स्टूडेंट जो किसी ST का स्टूडेंट नहीं है, PW स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फ़ी कम है, बहुत कम है। जो जनरल स्टूडेंट्स उसके लिए कितना फ़ी देना आपको? 61,715 61,715 रुपीज़ आपका फ़ी लगेगा एडमिशन टाइम, एट द एडमिशन टाइम। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 61,715 रुपीज़ लगेगा। बाकी जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 8,345 रुपीज़ आपको लगेगा। और जो ST कैंडिडेट हैं वो तेलंगाना का होना चाहिए, उनके लिए कितना है? 8,445 रुपीज़ होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, और जो आपका इनकम है, जो तेलंगाना ST स्टूडेंट्स है जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, उनका जो इनकम होना चाहिए लेस देन 2 लाख। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको ST का लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा कुछ भी आपके मन में डाउट्स रह जाता काउंसलिंग को लेकर
तो मैं पेड काउंसलिंग भी चलाता हूँ, मैं 2 साल से चला रहा हूँ। अगर आपको पेड काउंसलिंग में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हूँ, आपके एसयू आने तक, मतलब आपको एसयू कैसे पहुँचना है और कहाँ रहना है, ये सब थोड़ी मैं हेल्प करता हूँ। और एडमिशन्स में जो भी गाइडेंस होता है, फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट से लेकर आफ्टर एडमिशन तक मैं पूरी तरह से आपको गाइड करता हूँ। उसमें मैं 24 आवर आप कॉल कर सकते हैं, 24 आवर मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनल नंबर दिया जाएगा। ये सब सारी सुविधा मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चाहे तो आप पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं और पेड काउंसलिंग से जुड़ने के बाद आप लाभ ले सकते हैं एडमिशन प्रोसेस में या काउंसलिंग प्रोसेस का। तो पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप लिंक दिया गया। व्हाट्सअप लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैसेज सेट करके रखा हूँ, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। इधर से आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसको भरना और इस तरह से आप जुड़ जाएंगे। और पेड काउंसलिंग का सिंपल फ़ी, अगर आप EWS कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से, तो आपके लिए 250 रखा गया। बाकी OBC SC ST के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए 200 फ़ी है। तो ध्यान रखिए, सिंपल है। अगर आप चाहे तो लाभ ले सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए, चाहे तो नहीं भी ले सकते, आप खुद कर सकते हो, तो किसी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।